नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों आज अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके अंदर ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा और उसमें भी आपका बड़े क्वेश्चंस के अंदर आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ये दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है कृत्रिम रूप से और एक होता है प्राकृतिक रूप से। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस पूछ सकते हैं, या दोनों को पूरी विधियां पूछ सकते हैं, या इसका जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है। अब सर बात है क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? तो देखो, अपने एनवायरमेंट के अंदर जो गैस पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, वो होती है सर नाइट्रोजन। ये तो सब जानते हो, आपने कौन सी क्लास है जब साइंस पढ़ना शुरू किया था तब से ये बातें आप जानते हुए आए। अब सर जब सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, फिर भी इसके अंदर क्या होता है या इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, आपके शरीर के अंदर क्या है, मेरे शरीर के अंदर क्या है, बहुत से ऐसे कंपोनेंट है जो सिर्फ किससे बन के मिले हैं, जो नाइट्रोजन से मिलकर बने हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, या फिर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। आप जो किसान लोग हैं, जिन्होंने खेती करते हैं, तब आपने यूरिया डाला है, ठीक है, और अमोनिया का या फिर आप बोलोगे नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको आप खाद के रूप में देते हो। तो उससे क्या होता है कि जमीन अच्छी फसल देगी। उसका मतलब क्या है कि जो जमीन है उसकी क्या उर्वरकता बढ़ेगी। जो फर्टिलाइजर आप काम में लेते हो, उनका सिर्फ काम क्या होता है, उस जमीन के अंदर जो चीज कमी है, किसकी सर, नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, सल्फर की कमी हो सकती है, या बहुत से एलिमेंट है जिनकी कमी को पूरा करना होता है। सर एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो फिर हमको एक्स्ट्रा से क्यों देनी पड़ रही है? आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले क्या जरूरी है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना चाहिए, मतलब आप सांस ले सको, ऐसे आप होने चाहिए। उसके बाद में पानी जरूरी है। तो सर हम जब ऑक्सीजन, वो भी एनवायरमेंट में सेकंड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैसों में आती है, तो सर ऑक्सीजन को तो हम डायरेक्टली यूज में ले पाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं ले पाते हैं। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना पड़ता है, या ये प्रोसेस अपने अंदर होता है। बहुत से अपने पास में, आस पास में हमने इसको देखा होगा। तो सर ऐसा क्यों होता है? अब जब ऑक्सीजन हम अपने, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, तब जब आप इनहेल करते हो, तब आप क्या करते हो, आपको जैसे वातावरण के अंदर जितनी भी गैस है वो सभी आपके एक बार फेफड़ों तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। तो सर जब नाइट्रोजन भी जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि आपके नाक के अंदर कोई फिल्टर लगा हुआ है कि सिर्फ ऑक्सीजन को जाने दिया और बाकी सभी गैसों को रोक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो आपको कभी किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि ऑक्सीजन की स्पेसिफिक आपकी सुगंध होती है या स्पेसिफिक गंध होती है। तो दूसरी जो दुर्गंध आती है, इसका मतलब क्या, सारी गैसें अपने फेफड़ों तक जाती है? बिल्कुल जाती है। अब एक बात बताओ, जब वो फेफड़ों तक गई है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन एक ऐसी है, ऑक्सीजन गैस एक ऐसी होगी जो हेमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है और अपने शरीर के अंदर सभी जगह जहां पर कमी होती है वहां पर पूर्ति हो जाती है। अब यहां मेथड सबसे ज्यादा जरूरी ये हुआ कि जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो आपके एनवायरमेंट के अंदर है, वो N2 के रूप में है। किसके रूप में है सर? हमारा N2 के रूप में है। किसके रूप में है रे सर? हमारा N2 के रूप में है। इस प्रकार का चलता है, ठीक है। N2 में क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु के बीच में कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये एक प्रकार का इनर्ट हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। अब ये किसी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करेगा, इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच में जो बंध है, इस बंध को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इतनी ज्यादा एनर्जी आप दोगे नहीं तो ये टूटेगा नहीं, और जब ये टूटेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, जब ये बंध नहीं टूटेगा तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अपने शरीर के अंदर एमिनो एसिड बनाना है, प्रोटीन बनाना है, या पेड़ पौधों को भी जरूरत है, या आपको क्या बनाना है, कोई कलर बनाना है, कोई डाई बनानी है, या आपको डायनेमाइट बनाना है, तो उसके अंदर क्या है, सबके अंदर नाइट्रोजन चाहिए। तो वो कहां से पूर्ति होगी? वो फिर हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को, एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको अपने यौगिक के अंदर बदलते हैं। तो यहां से आती है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। यहां आता है व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तब हमने यही लिखा है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपकी नीचे वाली रहेगी। क्या लिखा? फ्री नाइट्रोजन को उसके ही कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना।
जो एनवायरमेंट के अंदर फ्री नाइट्रोजन है उसको अपने ही किसी दूसरे यौगिक, दूसरे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देना, जो यौगिक अपने लिए जरूरी हो सकता है, अपने लिए आवश्यक होगा, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से या उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपनी दैनिक जीवन की जो मांग है उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस भी आएगा, तब हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। दूसरी अभी परिभाषा क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आणविक डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। यह रासायनिक उद्योग में जैविक व अजैविक दोनों तरह से होता है। अब जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन जो N2 है, डाई नाइट्रोजन N2 है, उसको सिर्फ अमोनिया में बदला जाए। इसलिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन रहेगी आपकी ये कि मुक्त नाइट्रोजन को उसके यौगिक में परिवर्तन करना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ गई। जो नाइट्रोजन फ्री है उसको हम काम में नहीं ले सकते, इसलिए उसको अपने यौगिक में बदलना पड़ेगा। उस यौगिक को हम काम में लेकर के अपने शरीर के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर या कहीं पर भी आपको नाइट्रोजन की जरूरत है वहां पर आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, अब सर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या कितने प्रकार से हम नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, ये पीडीएफ में फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो, समझ लो इस टॉपिक को। ठीक है, अब जब नाइट्रोजन जो है इस नाइट्रोजन को, जो फ्री नाइट्रोजन को है, इसको कितने तरीके से हम किस में बदल सकते हैं? सर हम इसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले दो प्रोसेस है, क्योंकि अपन केमिस्ट्री जब बनी है उससे पहले से जिंदा है। ठीक है, उससे पहले बने, केमिस्ट्री तो अभी पढ़ना शुरू किया है आपने, इंडस्ट्री अभी, उद्योग अभी लगाए हैं, लेकिन अपने पेड़ पौधे भी पहले से हैं, अपना जीवन भी पहले से चलता आ रहा है। इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक रूप से जो फ्री N2 है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल रही थी, तभी तो अपन जिंदा है। दूसरा क्या प्रोसेस हो सकता है कि जब अपन को थोड़ी समझ हुई, केमिस्ट्री पढ़ी, अच्छी लगी, तो हमने क्या किया, कुछ प्रोसेस बनाए होंगे। मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसने बनाया है? जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की थी, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्रोसेस बनाए जिसके थ्रू हम फ्री नाइट्रोजन को किसमें बदल सकते हैं, यौगिक में। आपने एग्जाम्पल सुन रखा होगा, हेबर प्रोसेस, वो भी किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है। तो अब फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलने का जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ये दो प्रकार से होगा। कौन कौन सा? एक कृत्रिम रूप से, यानी एक आपका इंडस्ट्री के अंदर या आपको क्या बोलते हो किसी उद्योग के अंदर फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलेंगे। दूसरा प्राकृतिक, ऐसी बहुत सी क्रियाएं प्रक्रम होते हैं जिसके अंदर फ्री नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलती है। तो अब आओ उनको एक एक करके पढ़ते हैं। क्या लिखा? एक आपका औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी आपका कृत्रिम विधि, और दूसरी आपकी होती है प्राकृतिक विधि। अब कृत्रिम विधि में क्या किया जा सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी थ्रू आप नाइट्रोजन को क्या करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो। सबसे पहला पढ़ते हैं अपना औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर कृत्रिम विधि। इस कृत्रिम विधि के अंदर भी सबसे पहली विधि है, क्योंकि अब यदि जो नाइट्रोजन अपने पास में था, क्या था, ये जो नाइट्रोजन अपने पास में N2 था, इस N2 को अपने को किस में बदलना है, HNO3 में बदलना है। किस में बदलना है? HNO3 में बदलना है। तो फिर एक विधि आती है बर्कलैंड-आइड विधि। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट भाई साहब ने अपना एक प्रोसेस दिया। ये प्रोसेस क्या कहता है, अब आपको इसको याद रखना, या तो आप इसकी लैंग्वेज याद रख लो या रिएक्शन याद रख लो। रिएक्शन याद रहेगी तो आप इजीली उसकी लैंग्वेज लिख सकते हो बिल्कुल आसानी से। जैसे आप इसको देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले पढ़ो, क्या पढ़ो, जब वायु को यानी अपने आसपास में जो हवा उपस्थित है उसको विद्युत चाप के उच्च ताप क्रम पर प्रवाहित किया जाता है, तो वायु में उपस्थित N2 व O2 संयुक्त होकर NO बनाती है। अब ये NO होगा, इसके पास में और ऑक्सीजन आएगी तो ये NO कन्वर्ट होगा आपका NO2 में। ठीक है, फिर इस NO2 को आपको कन्वर्ट, NO2 की रिएक्शन आप यदि पानी से करवा दोगे तो ये HNO3 में बदल जाएगा। सिंपल बात। अभी इस अभिक्रिया को देखो ताकि आप उसको आराम से बना सकते हो। क्या किया, वातावरण के अंदर N2 उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित है, O2 उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित है। अब आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज उपस्थित या इलेक्ट्रिक आपको चार्ज उत्पन्न करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये N और O यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस में बदल जाए, NO में बदल जाए। फिर उसकी अभिक्रिया आपको ऑक्सीजन के साथ में करवानी है, यानी अब आप इसमें अभी भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज उपस्थित है, लेकिन उसमें आप ऑक्सीजन की और अधिक मात्रा डालोगे तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
जैसे ये NO2 में कन्वर्ट होता है तब आपको क्या है, पहले से ऑक्सीजन जो डाल रहे थे वो तो ऑक्सीजन डालते ही रहना है, उसके साथ साथ में आपका पानी और ऐड कर दोगे तो आपका HNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रोसेस। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल, जो वातावरण के साथ में, वातावरण में N2 और O2 उपस्थित है, उसको आप ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एक प्रोसेस के थ्रू आपको क्या करना, गुजारना होगा N2 और O2 को, और उसके अंदर हाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, उसकी वजह से वो NO में कन्वर्ट होगा। जैसे ही NO बनेगा उसके बाद में ऑक्सीजन डालो, NO2 बनेगा, NO2 बनते ही वाटर डालो और HNO3 बनेगा। याद रखो, जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें लगभग सभी में सिमिलर प्रोसेस होने वाला है। सबके अंदर नाइट्रोजन आएगी, सबके अंदर ऑक्सीजन आएगी, और बहुत से प्रोसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन यानी अपना पानी का मॉलिक्यूल्स भी आएगा, और आपका इस प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये तो हो गया आपका पहला प्रोसेस। ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेकेंड प्रोसेस। एग्जाम में इससे लेकर के आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और इस बार भी आ जाए तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि हैबर प्रोसेस के अंदर आपके उत्प्रेरक या फिर आपके क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं वो आपके आयरन या फिर मोलिब्डेनम यानी Fe या फिर MO को एज ए उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट के रूप में डाला जाता है। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस होता क्या है, देखो क्या लिखा, हैबर विधि में हम नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 में लेकर के वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर Fe तथा MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह गैस संयुक्त होकर अमोनिया बनाती है। सिंपल प्रोसेस और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस और सबसे ज्यादा यूज लिया जाने वाला प्रोसेस है, इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर ये दो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम क्या होता है, आपको रिएक्टेंट को पकड़ना और उसको उत्पाद में बदल देना, उसके बाद में फ्री हो जाना। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, ये N2 और H2 को एक स्थान देंगे जिसके ऊपर आकर के ये रिएक्शन कर सके। और ये रिएक्शन होगी कब कि इसके अंदर आपका वायुमंडलीय दाब रहना चाहिए और 500 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए, तब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। और N2 और H2 दोनों वातावरण में उपस्थित है, इन दोनों को लिया और उसको किस में बदल दिया, अमोनिया के अंदर। ठीक है, और यही अमोनिया अब किस में काम आ सकता है, खेती में काम आता है, फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है। ठीक है, और दूसरी बात बताओ, ये आपने पूरे दो प्रोसेस पढ़ ली है, बहुत इजी है, सिंपल है। सबके अंदर क्या है, आपको नाइट्रोजन को लेना है, फ्री नाइट्रोजन को लेना है और नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर बदलना है। अपने अलग अलग प्रोसेस के अंदर थोड़े बहुत अलग अलग डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। तो ये दो प्रोसेस हमने पढ़े हैं, ये किसके अंदर पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल के अंदर पढ़े हैं, कृत्रिम विधियों के अंदर पढ़े हैं। तीसरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं चार्पिक विधि। ठीक है, इस विधि के अंदर भी आपका क्या होगा, सार्पिक मेथड के अंदर क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उच्च ताप पर एल्यूमिना व कोक के मिश्रण पर प्रवाहित किया जाता है। पिछली बार क्या था, आप क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, उसको हाई इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर हाई इलेक्ट्रिक चार्ज देते थे। इस बार आपने क्या किया, एल्यूमिनियम का कंपाउंड एल्यूमिना Al2O3 को और कोक यानी कार्बन के साथ में इसकी इस प्रकार से रिएक्शन करवानी है और उसका टेम्परेचर आपको रखना है लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा, जिससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को सीधे उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है, तो रेत की नमी से विघटित होकर अमोनिया मुक्त करता है, जो जलीय विलयन होने के कारण पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सिंपल प्रोसेस पढ़ो। ये एल्यूमिना आया, आपका कोक आया और नाइट्रोजन आया, इन तीनों को मिलाया, 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, तो आपका पड़ गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या पड़ गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो होता है, इसको सीधा आप उर्वरक के रूप में काम में लोगे। तो सर ये अब अमोनिया कैसे बनेगा, तो जब आप पानी दोगे खेत के अंदर, जब पानी देते हैं तो उसके अंदर नमी आएगी रेत के अंदर, उस नमी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ में अभिक्रिया करके ये वापस आपका अमोनिया बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपका रेत के अंदर उपस्थित रहेगा, लेकिन आपके लिए जरूरी क्या था, अमोनिया, जो कि आपने बना लिया। ये कौन सी विधि है आपकी,
चारपिक मेथड। सिंपल प्रोसेस, एल्यूमिना लेना है, कोक लेना है, 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लेना है, जो फ्री नाइट्रोजन होगी वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो होता है उसको आप उर्वरक के रूप में काम में लोगे, उसको आप फर्टिलाइजर के रूप में काम में लोगे, और जैसे ही आप उसके ऊपर पानी डालोगे, क्या डालोगे, पानी डालोगे, और उस रेत के अंदर जैसी नमी आएगी, खेत के अंदर जैसे जैसे आपका पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, नमी होगी, तो उसकी नमी के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स लेकर के वो क्या कर देगा, आपका अमोनिया बना लेगा, और यही अपने लिए जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है, क्या है, साइनेमाइड प्रोसेस। ठीक है, साइनेमाइड प्रोसेस के अंदर देखो, साइनेमाइड प्रक्रम में हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को गर्म कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर प्रवाहित करते हैं, जिससे कैल्शियम साइनाइड प्राप्त होता है, जो नाइट्रोलियम खाद के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड क्या लिया काम में, आपने कैल्शियम कार्बाइड लिया और इसको नाइट्रोजन के साथ में गर्म किया, तो आपका कैल्शियम साइनेमाइड प्राप्त होता है। ये हो गया कैल्शियम साइनेमाइड प्राप्त हो गया। इस कैल्शियम साइनेमाइड को हम किसके रूप में काम में ले सकते हैं, जिसमें हमको नाइट्रोजन की खाद चाहिए, वहां पर हम इस प्रोसेस को या इसको हम काम में ले सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस अपने किसके हैं, ये अपने प्रोसेस हैं इंडस्ट्रियल के। किसके हैं सर, कृत्रिम विधि के प्रोसेस है। सबसे पहले प्रोसेसर में आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेना है, और उसके साथ में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज देना है। ठीक है, और वो NO में बदलेगा, फिर NO2 में, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवा के HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हैबर प्रोसेस पढ़ोगे। हैबर प्रोसेस के अंदर आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, आयरन और मोलिब्डेनम एज उत्प्रेरक के रूप में काम में आएंगे, और ये अमोनिया का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे, अमोनिया का निर्माण कर देंगे। तीसरी आपकी चारपिक मेथड है, जिसके अंदर एल्यूमिना और कॉक को काम में लिया जाएगा। एल्यूमिना और कॉक आपके नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देंगे, जो आपको सीधा खाद के रूप में काम में लोगे, और वो खाद आपका क्या करेगी, नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगी। फिर आता है साइनेमाइड और कैल्शियम कार्बाइड को आप किसके, नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाई, और क्या बन गया आपका कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, ये तो हो गए आपके कौन से प्रोसेस सर, कृत्रिम प्रोसेस। फिर आती है आपकी नेचुरल विधि। अब सर नेचुरल विधि में क्या होता है, नेचुरल विधि के अंदर भी सिंपल काम होगा। क्या होगा, आप आजकल बारिश जब हो रही है तब आपने देखा होगा कि बिजली कड़कती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है। सिंपल प्रोसेस, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, सबसे पहली विधि कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहली विधि हमने क्या पढ़ी थी, ये लो। इसके अंदर क्या किया था, इस विधि के अंदर हमने क्या किया था, N2O2 के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया था। ठीक है, जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो क्या 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 उपस्थित होगा, इस बात को ध्यान दो। बारिश हो गई होगी तो क्या क्या उपस्थित होगा, एक तो जैसे ही बिजली कड़की, उसके बाद में आपका क्या होगा, बिजली कड़कने का मतलब क्या हुआ, हाई इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा। जो हाई इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा, आपके एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन भी है, आपके एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी है सर, बिल्कुल है। और बारिश हो रही है मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, बिल्कुल है सर। तो यहां पर तीनों मिल गए और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, तो क्या ये नाइट्रोजन के कंपाउंड HNO3 बनेगा, बिल्कुल। ये लो, ऑक्सीजन उपस्थित थी, नाइट्रोजन उपस्थित थी, हाई इलेक्ट्रिक चार्ज आया, NO में बदला, फिर ऑक्सीजन उपस्थित थी, NO2 में बदल गया। और जब बारिश हो रही है तो भाई साहब पानी की तो कमी होनी नहीं है। ठीक है, तो ये पानी की कमी नहीं होगी तो HNO3 बनेगा। अब सर ये वाला प्रोसेस क्या है, तो इसको पढ़ो। क्या बोला, ये जो आपके जमीन के अंदर हम बोलते हैं सारीय धातु और सारीय मृदा धातु। सारीय मृदा धातु क्या बोलते, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अक्सर आपके जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरिलियम हो गया, या फिर सारीय धातु सोडियम पोटेशियम हो गए। तो अब क्या होगा, आपका प्रोसेस पढ़ो। जब वर्षा के समय बिजली कड़कती है तो वायुमंडलीय N2 व O2 संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड NO ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में NO2 बनाती है। यह NO2 वर्षा के पानी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है, HNO3 बनाता है। यह HNO3 जब भूमि पर गिरता है तो मिट्टी में उपस्थित धातु से क्रिया करके नाइट्रेट बनाता है, जो पानी में विलय होने के कारण पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। सिंपल प्रोसेस है वो। अब ये HNO3 भी मान लो पेड़ पौधे डायरेक्टली काम में नहीं ले रहे हैं, तो क्या हुआ, अब जब हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा हुई,
ठीक है, उसका मतलब क्या, उसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा है। एसिड बना कैसे है, एसिड बना है जैसे इलेक्ट्रिक आपका करंट उत्पन्न हुआ है, किसकी वजह से, बिजली कड़कने की वजह से। तो फिर क्या हुआ, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और पानी के मॉलिक्यूल्स बरस रहे थे, तो सबने रिएक्शन की और क्या बन गया, HNO3। अब ऐसी बात नहीं है कि ऊपर से कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया और आप बोलोगे सर बारिश के पानी में भीगा, मेरे तो एसिड हाथ पे नहीं आया। वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, और एसिड जब आएगा जमीन के ऊपर तब तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर वो प्योर एसिड नहीं है, सिर्फ इसकी डाइल्यूट कंसंट्रेशन है, लेकिन नाइट्रोजन के तो मॉलिक्यूल्स उसने कन्वर्ट कर दिए। और जमीन के अंदर क्या उपस्थित था, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो सकता है, चूने का पत्थर, या फिर हम संगमरमर बोलते हैं। यानी ये तो अपने जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर होंगे, या इसके जैसे बहुत से कंपाउंड, मैग्नीशियम का हो सकता है, सारी मृदा धातुओं का कोई भी कंपाउंड होगा जो दो बंध बना सकता हो, वो क्या करेगा, इस नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या बना लेगा, आपका ये कंपाउंड बना लेगा। और यहां पर देखो CO2 बनी, पानी बना, वो तो निकल गया। और इन कंपाउंड, ये वाला आपको क्या बोलोगे, क्या बोला इसके बाद में, मिट्टी में उपस्थित धातुओं से क्रिया करके नाइट्रेट बनाता है। अब इस नाइट्रेट की खासियत क्या है, ये पानी में घुल जाएगा। तो पानी में घुलेगा, तो पानी में घुलने के बाद में वो पेड़ पौधे जो है जड़ों से क्या कर सकते हैं, इनको अवशोषण कर सकते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो ये कौन सी विधि होगी आपकी, आपका नेचुरल प्रोसेस के अंदर पहला मेथड। और आता है नेचुरल प्रोसेस के अंदर दूसरा मेथड। ठीक है, अब जो बच्चे बोटनी वाले हैं, जिन्होंने बोटनी अच्छे से पढ़ी है, उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी, जो लेग्यूमिनस प्रजाति के पौधे होते हैं, जैसे कि आपके क्या है, चना, मटर, अरहर, इस प्रकार के जो पौधे होंगे, उनकी जड़ों के अंदर एक प्रकार के क्या होंगे, परजीवी उपस्थित होंगे। ठीक है, जैसे आपके ऊपर परजीवी क्या है, जूं है। ठीक है, बाल नहीं धोते हो टाइम पे तो आएगी भाई। ठीक है, तो वो है, तो वो क्या है, एक प्रकार के परजीवी है, जो क्या करता है, सिर्फ आपको हानि नहीं पहुंचाता है, कभी कभी आपको फायदा भी पहुंचा देता है। कैसे फायदा पहुंचाए, ठीक है, जैसे आपके माथे के ऊपर बहुत ज्यादा जुएं होगी तो क्या हो सकता है, आपका दोस्त आपके नजदीक नहीं आएगा, आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, तो क्या होगा, टाइम कम खराब होगा और जल्दी सक्सेस हो जाओगे। लेकिन जुए नहीं रखनी है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, टाइम टू टाइम सब कुछ ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर ये होता कैसे, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों के ऊपर बैक्टीरिया, जीवाणु उपस्थित होंगे। वो जीवाणु क्या कर सकते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन बाहर उपस्थित है, उस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलने का काम कर सकता है। तो क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट क्या है, लेग्यूमिनस प्रजाति के पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में छोटी थैलियां पाई जाती है, जिनमें सहजीवी जीवाणु, यानी जो एक जीव के साथ में दूसरे क्या देते हैं, सहजीवी या फिर परजीवी। अब जो बोटनी और जूलॉजी वाले ये मत बोल देना कि सर जू जो है परजीवी का उदाहरण है, सहजीवी का नहीं है। मतलब ये भी अलग अलग है, मैथ वालों के लिए तो दोनों एक जैसे ही है। दोनों में होता है क्या है, एक जीव दूसरे जीव के साथ में रहता है, लेकिन जब परजीवी होगा तो शायद ऐसा प्रोसेस होता है कि उसमें वो हानि पहुंचाता है और सहजीवी हानि नहीं पहुंचाता है, कुछ इस प्रकार का ही प्रोसेस होता है। तो सहजीवी जो होगा, जो एक के साथ में रहेगा, दोनों को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब पेड़ पौधों को किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है। तो ये जो सहजीवी पदार्थ होते हैं ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे हम फ्री नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में उपस्थित है, मैं उसको कन्वर्ट करके देता हूं किसके अंदर, उसके यौगिक के अंदर, और फिर इसी पौधों को इसको क्या आ जाती है, ये काम में आ जाती है। तो जो कृत्रिम प्रोसेस थे वो 4 थे, नेचुरल है वो 2 है। एक तो बिजली के कड़कने से, दूसरा आपका जो जीव होते हैं ऐसे जो क्या कर सकते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के अंदर कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गए नाइट्रोजन के प्रोसेस। अब बात आती है सर नाइट्रोजन स्थिरीकरण या इसका नाइट्रोजन का यूज कहां कहां पर है। तो क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का उपयोग उद्योगों में बहुत से पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे डायनामाइट, TNT, विस्फोटक पदार्थ, रंग, दवा, जिलेटिन, रेशम। मतलब आपके आसपास में जितने कंपाउंड देखते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपका नाइट्रोजन जरूर काम में आ रहा है। दूसरी बात में क्या लिखा, खादों के रूप में भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रोजन के यौगिक जैसे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा जो N2 नाइट्रोजन के जो यौगिक प्राप्त होंगे उनको काम में लिया जाता है।
तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नहीं आएगा। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो नेचुरल प्रोसेस है वो बताइए, छोटा क्वेश्चन। दूसरा छोटा क्वेश्चन, कृत्रिम प्रोसेस बताइए, बिल्कुल सही बात है। दोनों के बीच में अंतर लिखिए, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन, परजीवी कौन सी प्रजाति के होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब एक बात सुनो ध्यान से। अब वो बच्चे जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आओ, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आओ, तो एक बार ध्यान से देखो। यहां पर हालांकि मेरे पास प्रॉपर टाइम होता तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो भी देता। एक बार इसको ध्यान से देखो। इस प्रकार की पीडीएफ आप सभी के कोर्स के अंदर अपलोड हो रही है। जैसे अब इनऑर्गेनिक का पेपर है तो उसके 500 यूनिट की मैंने अपलोड करवा दी। उसके अंदर आपको जैसे लिखा है बंध क्रम क्या होता है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये पूरी पीडीएफ आपकी एक यूनिट की आई है, अलग अलग यूनिट की अलग अलग पीडीएफ डाली है और उसी यूनिट के अंदर ऐड करवाई है। कहां पर, ऐप के ऊपर। अब आपको सिंपल दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अभी तक हमारे एग्जाम हुए हैं, बीएससी के एग्जाम हुए, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन आपके आएंगे, 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका आंसर आपको व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, आपको वीडियो लेक्चर दिया हुआ है आपके ऐप के अंदर और उसकी पीडीएफ नोट्स भी है। आपको सिर्फ कितनी मेहनत करनी है पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। पहली बात ये मैसेज मत करो सर पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। पासिंग मार्क्स का तो देखो ही मत, इजीली पास हो जाओगे। आपने एक बार वीडियो देखे भी है तो इतना तो याद रहेगा कि आप लिख पाओगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस रहो। ये जितने क्वेश्चंस मैंने दिए इनको एक बार देख के भी जाओगे तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। क्या लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंपल। सबसे ऊपर वाली पीडीएफ खोलोगे या जिस पीडीएफ के ऊपर भी नाम लिख रखा है मैंने एमओ डायग्राम वगैरह, तो एमओ डायग्राम के अंदर भी तो मैं आपको बताता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 का भाग देते हैं, तब आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है। इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे और ये कम से कम 20 बार आपका बॉन्ड ऑर्डर निकाला होगा हमने अलग अलग कंपाउंड का। तो एक बार पीडीएफ खोला, मिल गया। दूसरी बात क्या किया, दिए गए अणुओं में संकरण ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे मान लो H2O दे दूं, मान लो CH4 दे दूं, लेकिन क्या जरूरी है कि एग्जाम में वही आएगा। लेकिन आपने यदि पीडीएफ एक बार ढंग से देख ली तो उस पीडीएफ के अंदर आपको क्या मिलेंगे, उस पीडीएफ के अंदर आपको जो एग्जांपल मिलेंगे सिंपल तरीके से, सबके अंदर प्रोसेस सेम होगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखोगे, रट्टा मारोगे नहीं रख पाओगे। आपको क्या समझना है, प्रोसेस समझा, एग्जाम्पल देखे, उसमें से कोई 2-3 एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, जिनका या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा होगा या एनर्जी लेवल्स पूछे होंगे, तो आप इजीली कर सकते हो। फिर क्या है, संकरण की परिभाषा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है। लेक्चर के ऊपर किसका लेक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन का है, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंपल प्रोसेस है, कर सकते हो। लेकिन नहीं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब के ऊपर लेकर आओ, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझा दो, इतनी तो मेहनत कर लो। मैं यदि सिर्फ इन क्वेश्चंस को समझाऊंगा ना तो आप सिर्फ इनको रट्टा मारोगे यहाँ पर, लेकिन उस वीडियो लेक्चर में समझ लोगे तो आपको कहीं प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां से मान लो पूछ लिया हाइब्रिडाइजेशन के अंदर और आपके वीबीटी के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या लिखोगे। यदि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है, हाइब्रिडाइजेशन तो मेरे को अच्छे से आता है, संकरण अच्छे से आता है सर, दूसरा वाला नहीं आता था इसलिए नहीं करके आया, एक बार देख लिया होता तो कर लेते। अब नेक्स्ट ईयर आपका हो सकता है मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलग से आपके वीडियो लेक्चर डलवा दूंगा, लेकिन अभी एग्जाम पास में है, अभी आपके ये इस प्रकार की सभी के अंदर पीडीएफ अपलोड हुई है और यहीं से आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा विश्वास रखो और पढ़ो उसको, और इस प्रकार के क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और मान लो किसी का नहीं मिलता है तो आपको सिंपल क्या करना है, 12th प्लस के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिलेगा। मैं 24/7 आपके मैसेज देख सकता हूं। बोलो, सिर्फ रात के 2-3 घंटे, रात के 3 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आए उसकी गारंटी नहीं लेता हूं। बाकी आपके मैसेज का रिप्लाई आएगा, आपको हाथों हाथ डाउट सॉल्व होगा। जिन्होंने मैसेज किया वो जानते हैं। सिर्फ केमिस्ट्री का कंटेंट है वो हो सकता है थोड़ा लेट है। फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर आपके अच्छे से लेक्चर आए हुए कंप्लीट है। सभी के अंदर आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड है। केमिस्ट्री में भी सभी यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं इस प्रकार की पीडीएफ, उसको जाकर के देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। कोई भी डाउट आए हाथों हाथ मैसेज कीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।